हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में बात की थी, साथ में डिस्कस किया था डिफेक्ट्स इन विजन। आज की क्लास में हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे प्रिज्म क्या होता है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और साथ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम डिस्कस करेंगे। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म कैसे बनाया जा सकता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो प्रिज्म बेसिकली होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें देखो ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है, दूसरी ये प्लेन सरफेस है, ऐसे समझ लो। पहली प्लेन सरफेस, उसके ऊपर देखो दूसरी प्लेन सरफेस, फिर इसके सामने तीसरी प्लेन सरफेस होती है, ठीक है। तीन प्लेन सरफेसेस होती हैं और इनमें कोई दो सरफेसेस किसी पर्टिकुलर एंगल पर देखो इंक्लाइंड है। यहां पर एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और इन दोनों सरफेस के बीच में कुछ पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, कुछ इंक्लाइंड है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा ट्रांसपेरेंट और होमोजेनियस मीडियम को प्रिज्म बोला जाता है। तो क्या है, ए प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास, ये ग्लास का एक पीस होता है और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल या फिर किसी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हो सकता है, ठीक है। बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर बेसिस, दो ट्रायंगुलर बेसिस से मिलकर के बना होता है, एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, और इसमें तीन सरफेसेस होती, एक ये देखो ऐसी है, दूसरी इधर आ जाएगी, तीसरी इधर आ जाएगी, तीन लेटरल सरफेसेस होती हैं, ठीक है। इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होती है किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। कह रहे हैं रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस आर नोन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जैसे मान लो इस तरह से इस प्रिज्म को रखा गया है तो इसमें ये वाली सरफेस बची रह गई, ये वाली सरफेस बची रह गई, रेक्टेंगुलर सरफेसेस। तो ये सरफेस और ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती है, ठीक। फिर आगे क्या है, एंड द एंगल बिटवीन टू गिवन रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। कह रहे हैं कि एक इधर के सरफेस और इधर के सरफेस जितने पर इंक्लाइंड होती, कुछ इस तरह से देखो इंक्लाइंड है, ऐसा अगर इस तरह से देखा जाए, कुछ इस तरह से देखो इंक्लाइंड है, ऐसे अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसमें इस तरह से देखो इंक्लाइंड है। तो यहां पर इस उंगली और इस उंगली के बीच में जो एंगल बन रहा है कुछ इंक्लाइंड है ना, तो जो एंगल बनता है दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, ठीक। द लाइन अलोंग विच द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस मीट इज द रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो यहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस मीट कर रही ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस यहां पर मीट कर रही हैं, दोनों जहां पर मीट करती हैं उसके सामने ये वाली जो लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन जो दिखती है ना, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एज। दोनों इंक्लाइंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं जहां पर मीट करती हैं, स्ट्रेट लाइन जो आती है लाइन, उस लाइन को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक। एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म, कोई भी सेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज, एज के परपेंडिकुलर, तो एज के परपेंडिकुलर वो वाला पोर्शन जो सामने आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर है, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल सेक्शन। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इसमें आओ देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस तरह से इसे रखा गया है। तो इधर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो इधर बना दी गई, इसके पीछे इधर साइड रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो इधर बना दी गई। यहां पर ये सामने जो दिख रहा है वो क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन है, जिस पर इसे रखा गया कुछ इस तरह से। तो जहां पर रखा गया हाथ के ऊपर, तो ये जो हाथ पर सरफेस है इसको बोला जाता है बेस। और साथ में यहां पर देखना दोनों जिस एंगल से इंक्लाइंड होती है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। तो ये होगा प्रिज्म। प्रिज्म एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होती हैं, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो होती हैं उनको कहते हैं, यहां जो दो सरफेसेस होती है रेक्टेंगुलर सरफेसेस, उनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोला जाता है। उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये लाइन, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक। और सामने जो दिखता है वो होता है प्रिंसिपल सेक्शन। और हर बार हम प्रिंसिपल सेक्शन दिखा करके ही इसके जितने भी फिनोमेनन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर बार इतना बड़ा प्रिज्म हम नहीं बनाने वाले, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्रिज्म क्या होता है ये चीज समझ आई होगी। अब आओ इसके बारे में और कुछ बातें कर लेते हैं। अगला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म क्या होता है, तो यहां फिगर लाओ, पहले फिगर देखो कितनी बढ़िया से बना है, फिगर समझो पहले। ये प्रिंसिपल सेक्शन हमने बनाया है, एबीसी जो है वो किसी प्रिज्म का या ट्रायंगुलर प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है। अब यहां से देखना, एक लाइट रे हमने गिराई है पी क्यू, एक इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट लाइट रे इस इंटरफेस पर जाकर इंसिडेंट होती है। अब देखो बाहर एयर है और ये
मीडियम मटेरियल से बना है ना प्रिज्म, ग्लास मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है, जो डेंसर होगा। तो अब ये देखो, ये रेयर से डेंसर में जा रही ना, ये जो पीक्यू लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो रेयर से डेंसर में जा रही है। तो इसको जाना चाहिए था, देखो इस डॉटेड लाइन के अलाउंग, ऐसे तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। इस पर हम अगर नॉर्मल बनाएंगे, तो इस पर मान लो हमने नॉर्मल बनाया इस सरफेस के ऊपर, तो इस नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई। तो अब यहां पर क्यू आर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। फिर से रिपीट करते हैं, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो जाना चाहिए था सीधे, जाना चाहिए था सीधे, इधर सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो यहां पर ये सामने जाएगी, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उस सामने पर गिरेगी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, फिर से यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो देखो, इसको सीधे जाना चाहिए था, यहां पर आई तो सीधे चली जाती, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रही है, क्योंकि इधर भी एयर है, इसे एयर में रखा गया है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो नॉर्मल ये ड्रॉ किया गया है इस वाली एसी सरफेस के ऊपर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है। तो आरएस जो है, इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो यहां पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जिसका प्रिंसिपल सेक्शन एबीसी है, इसके ऊपर पीक्यू एक इंसिडेंट होती है, जिसमें जो रेयर से डेंसर में जाएगी, इसका कॉन्सिक्वेंस होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। फिगर के अंदर क्यू आर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे दूसरी सरफेस पर जाकर के इंसिडेंट होती है, दैट इज एसी, और एसी पर क्या करती है, तो डेंसर से रेयर में जा रही होती है, इन दैट केस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है। फिगर के अंदर आरएस इमर्जेंट रे है, ऐसा लिख देना है। ठीक, अब आगे बात करें तो इसमें जो भी टर्म यूज किए गए उनको यहां पर हमने लिख दिया है। पीक्यू जो है वो इंसिडेंट रे है, आने वाली रे जो होती हैं ऑप्टिकल एलिमेंट के ऊपर, उनको इंसिडेंट रे बोला जाता है। इसके अंदर जो चल रही है उसका रिफ्रैक्शन होगा पहली सरफेस पर, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकल गई उसको बोला जाएगा इमर्जेंट रे। जैसे स्लैब से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा था, उसमें भी था इमर्जेंट रे थी, तो इसमें भी इमर्जेंट रे है। आई को क्या बोला जाएगा, ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। R1 यहां पर जो बन रहा है, R1 R2 या R1 जो भी बोलना चाहो बोल लो, ये क्या होंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे। E जो बाहर एंगल बन रहा होगा, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। बाहर निकलने वाला जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ, वो एंगल है एंगल ऑफ इमर्जेंस। डेल क्या होता है, तो ऐसे समझो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, और ये डायरेक्शन किसकी है, देखना, ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये है इमर्जेंट रे की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब लाइट जा रही थी इधर, अब जा रही इधर, तो कितना मुड़ गई, कितना बेंड हो गई, कितना मुड़ गई, उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर डेल जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। फिर डेल 1 और डेल 2 क्या है, तो देखो ये डेल 1 क्या है, तो लाइट जा रही थी इधर, इधर मुड़ गई, तो इस पाथ में डेविएशन हुआ इतना कि नहीं हुआ, जाना था इधर, मुड़ गई इधर, तो यहां पर जो इंसिडेंट रे है उसके पाथ में डेविएशन डेल 1 का हुआ। लेकिन यहां देखो, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन मुड़ गई इधर, तो इसके पाथ में, इमर्जेंट रे के पाथ में जो डेविएशन हुआ वो डेल 2 है। तो डेल 1 और डेल 2 इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के पाथ में डेविएशन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज समझ में आई होगी। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करवाया जाता है, या प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे और बात करते हैं प्रिज्म फार्मूले के बारे में। तो यहां पर ठीक है, ये रेयर था, ये डेंसर था, यहां पर इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे थी, सब कुछ दिया गया था। इस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, एन दिया गया है, एन क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करें इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब हर एक डेविएशन, मतलब क्या है, यहां पर इंसिडेंट रे गिरेगी, तो अलग अलग इंसिडेंट रे अलग अलग एंगल पर अगर मान लो हम गिराते हैं, तो उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग आएगा। लेकिन वो हर एक टाइप के एंगल ऑफ डेविएशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हम केवल उन्हीं एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे जिसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। इन केस ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 एंड R2 ये भी दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक, तो दोनों ये सेम हो गए, I और E दोनों सेम हो जाते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला निकल के आता है इस प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वो क्या निकल के आता है, वो फॉर्मूला याद रखना आपको। n इज इक्वल टू लिखा जाता है साइन A प्लस डेल एम बाई 2। डेल एम क्या होता है, डेल एम मतलब मैक्सिमम नहीं, डेल का एम का मतलब है डेल मिनिमम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच। ठीक है, तो यहां हो गया साइन A प्लस डेल एम बाई 2, यहां पर साइन A बाई 2 होगा। A क्या होगा, तो A ये वाला एंगल होगा, यहां पर जो एंगल लिखा गया है ये एंगल हो जाएगा। मान लो यहां पर ये एंगल है, ये वाला एंगल,
ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक, यहां पर ये एंगल हो गया तो इसमें वैल्यू रख देना। उसके बाद में क्या करना है, इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि जो साइन के साथ लिखा गया वो क्या है, और यहां पर नीचे साइन के साथ लिखा गया वो क्या है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब ये दोनों बराबर हो जाए, आई और ई बराबर हो गए, R1 और R2 बराबर हो गए, तो उस केस में क्या होता है, जो आई की वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, वेयर डेल एम इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो लिखा जाता है स्मॉल आर, आर का मतलब क्या है, ये R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसको मान लेते हैं आर के बराबर हो गए। तो अगर वो आर के बराबर हो जाएंगे तो वहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो वो R इज इक्वल टू A/2 निकल के आएगी। अगर ये फार्मूले आपको पता है तो प्रिज्म से रिलेटेड आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन बनने होंगे वो यहीं से बनते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम जरूर इन पर प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, आगे आओ। इसके बाद यहां पर डेल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, प्रेस फार्मूला है ये, इसको आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक, आगे और बात कर लेते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अगर बात किया जाए डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, तो जनरली हम देखते हैं जो सन से हमें लाइट मिलती है वो व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट को अगर मान लो किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास कर दिया जाए, जिस प्रिज्म की हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये प्रिज्म है, अगर व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास कर दिया जाए तो क्या होता है, वो अपने साथ अलग अलग कलर में या अपने साथ अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो जो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है व्हाइट लाइट, उसी स्प्लिटिंग को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कोई व्हाइट लाइट जो इस ट्रायंगुलर प्रिज्म पर आकर के गिरेगी और 7 अलग अलग रंगों में टूट जाए, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके बारे में अब बात करनी है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले, बहुत पहले से चला आ रहा है, बरसात होती है, रेनबो फॉर्मेशन होता है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं क्योंकि नेचुरल फिनोमेनन होते हैं, इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या एक्चुअली व्हाइट लाइट 7 कलर कंसिस्ट करती है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो स्टडी कर रहे थे स्टार्स की, यहां पर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। सर आइजैक न्यूटन व्हाइल स्टडीइंग द इमेजेस ऑफ स्टार की इमेजेस की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया कि जो एजेस होते हैं उन पर कलर्स आ रहे हैं, लेकिन स्टार से जो लाइट निकलती है वो व्हाइट होती है। फिर वो कलर्ड कैसे हो गई, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने 1665 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म इस तरह से किया, एक पूरा बंद रूम था, रूम के अंदर एक मान लो खिड़की है, उस पर पर्दा एक लगा है, उस पर्दे में एक छोटा सा पिन होल कर दिया जाए तो अगर वहां से सनलाइट आएगी तो वो एक पतली सी बीम बन करके आएगी, बहुत पतली सी बीम बन के आएगी। उस नैरो बीम को क्या किया, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाया, और वो ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर जब इंसिडेंट हुई बीम तो अपने 7 अलग अलग कलर में टूट गई। इससे ये पता चला कि व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर कंसिस्ट करती है, वो 7 अलग अलग कलर से मिलकर के बनी होती है, और जब वो दोबारा कंबाइन होते तो फिर से व्हाइट लाइट अपीयर होती है। ये एक्सपेरिमेंट भी न्यूटन ने ही परफॉर्म किया था। ठीक है, तो आगे पढ़ लो। एक्सपेरिमेंट यूजिंग, क्या किया, ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग प्रिज्म टू इन्वेस्टिगेट दिस। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही डार्केंड द रूम and allow a beam of sunlight to pass through a small aperture in the shutter forming a white circular patch। कह रहे हैं कि जैसे मान लो पर्दे से जो बीम बन के आई वो अगर दीवार पर गिर रही तो एक सर्कुलर पैच बन रहा व्हाइट, लेकिन अगर उसी को ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास कर दिया जाए, ट्रायंगुलर प्रिज्म वाज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम ऑफ व्हाइट लाइट एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, 7 अलग अलग कलर में टूट गई। ऑफ द रेनबो में 7 कलर होते हैं ना, उसी 7 कलर में टूट गई। दिस इज हाउ न्यूटन डिस्कवर्ड द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इससे न्यूटन ने यह पता लगाया कि जो लाइट होती है वो एक्चुअली 7 कलर कंसिस्ट करती है। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे, अब इसके बाद अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन को यहां वो बात कर लेते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। यहां से देखो, यहां पर ये व्हाइट लाइट है ना, ये नैरो बीम है, ये अगर इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर जाकर के गिरती है तो आप अपने 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है। वो कलर होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको विबिग्योर से याद रख सकते हैं, VIBGYOR, विबिग्योर से इसे याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर रेड कलर होता है, सबसे नीचे वायलेट कलर होता है। ऐसा क्यों होता है उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। और डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। द फेनोमेनन ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट, क्या कह रहे हैं,
phenomena of separation of light into its constituent colors is known as dispersion, या ऐसे लिख सकते हैं the phenomenon of splitting of white light into its constituent colors is known as dispersion of light. ठीक है, the band of 7 colors, जो यहां पर ये 7 रंग बने हैं, obtained when white light splits into its constituent colors is known as spectrum. ये एक स्पेक्ट्रम बना। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, ए स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर ऑक्यूपाई देयर ओन डिस्टिंक्ट पोजीशन। कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम बनते हैं जिसके अंदर जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी एक डिस्टिंक्ट पोजीशन को, अलग अलग पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम बनते हैं जिसमें कलर आपस में ओवरलैप करते हैं, तो जिसमें अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं उसको बोला जाता है प्योर स्पेक्ट्रम, और जिसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं उसको बोला जाता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। ठीक, ये याद रखना। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब कभी भी व्हाइट लाइट किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास करती है तो अपने साथ अलग अलग कलर में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की स्टडी सबसे पहले किसने की थी, तो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले स्टडी किया था। ठीक है, याद रखना इसे। अब आगे वो बात करते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि ये हुआ क्यों, 7 अलग अलग कलर में क्यों टूट गई। तो उसके लिए हम यहां पर बताते हैं आपको, वो आपको याद रखना है, लिख लेना, क्योंकि हम यहां पर अगली स्लाइड पर जाएंगे तो ये इरेज हो जाएगा। तो यहां पर ये देखिए कि जो विबग्योर अभी हम लोगों ने देखा, विबग्योर, ये 7 अलग अलग कलर मिले हमें। इन 7 अलग अलग कलर में यहां पर अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम से लगा करके ये 8000 एंगस्ट्रॉम तक इनकी वेवलेंथ होती है। इसके बीच में ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है इनकी, ये इनकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो देखो विबग्योर में वायलेट कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है और जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब इसी के बिहाफ पर हम बात करेंगे कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखना कुछ इस तरह से। डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मतलब है, एंगल ऑफ बेंडिंग, कितना बेंडिंग होती है ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। कह रहे हैं कि जब कभी भी किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से होकर के कोई कलर पास करता है तो अलग अलग कलर अलग अलग बेंडिंग होती है, अलग अलग कलर की अलग अलग बेंडिंग होती है। दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो कलर पर डिपेंड करता है, और कलर का मतलब क्या होता है, उसकी वेवलेंथ से होता है। ठीक, while passing through the transparent medium, that is glass prism, that is when light consisting of 7 color, light जो 7 कलर कंसिस्ट करती है, fall on the transparent media, transparent media पर fall करती है। each color in it is either refracted, हर कलर रिफ्रैक्ट करता है, डेविएट होता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ। ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम। कह रहे हैं जिसके रीजन से या जिसका रिजल्ट ये होता है कि 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम बनता है। अब इसमें यहां से इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, उसको ध्यान दो। रेड कलर जो होता है हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है इसकी, 4000 से 8000 के बीच में आता है, सबसे ज्यादा रेड की होती है। तो रेड कलर हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रेवल द फास्टेस्ट, बहुत ज्यादा तेज चलता है, एंड डेविएट लीस्ट, जिससे ये लीस्ट डेविएट होता है, बहुत कम डेविएट होता है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, या ऐसे बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए डिफरेंट होता है, ऐसे लिख लो, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग के लिए या अलग अलग कलर के लिए एन की वैल्यू अलग अलग आती है, तो डेल की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि डेल एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये बोला जाता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, जिससे वो सबसे कम डेविएट होगा, और सबसे कम डेविएट होगा इसका मतलब है वो स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर रहेगा, इसलिए रेड कलर सबसे ऊपर रहता है। ठीक, लेकिन इसका अपोजिट वायलेट कलर जो होता है वो सबसे कम वेवलेंथ रखता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रखता है। स्पेक्ट्रम ट्रेवल्स लोअर, ठीक है, इन द स्पेक्ट्रम ट्रेवल्स लोअर एंड इज डेविएटेड
द मैक्सिमम कह रहे हैं इससे ज्यादा डेविएट होता है और ज्यादा डेविएट होगा, इन दैट केस हम बोल सकते हैं ये स्पेक्ट्रम के बॉटम में अपीयर होगा। दैट इज व्हाई दे स्प्लिट ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये अलग अलग एंगल के साथ डेविएट होते हैं। तो अब ये सोचो, जब किसी व्हाइट लाइट को किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास किया जाए और हम जानते हैं व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो 7 अलग अलग कलर अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन से डेविएट होंगे, और जब डेविएशन एंगल चेंज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा, इन दैट केस क्या होगा, हर एक कलर अलग अलग अपीयर होगा। इससे हम देख पाएंगे कि हाँ ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों हुआ, 7 अलग अलग कलर में क्यों टूटा, क्योंकि 7 अलग अलग कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होती है, वेवलेंथ की वैल्यू अलग अलग आती है, और वेवलेंथ की वैल्यू अलग होने से उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन अलग आएगा और वो हमें अलग अलग दिखाई देंगे। ये होती है स्प्लिटिंग या कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके बाद आगे आओ बात करते हैं, इसको हटा दो, लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। मतलब ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि जो बात बोली गई क्या उल्टा और सीधा दोनों सही है। उल्टा सीधा दोनों सही का क्या मतलब है, व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटी, ठीक है, लेकिन 7 कलर कंबाइन हो फिर से व्हाइट लाइट बन जाए, इसका मतलब यही तो हम करना चाहते हैं। तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट ये दोबारा परफॉर्म किया, उन्होंने कहा रिकॉम्बिनेशन हम देखना चाहते हैं इन कलर्स का। तो उन्होंने 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म सीधा रखा गया, एक प्रिज्म उल्टा रखा गया। एक प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट गिराई जो 7 अलग अलग कलर में टूटी, वो 7 अलग अलग कलर जाकर के एक दूसरे प्रिज्म के ऊपर उल्टा गिरे, उल्टा रखा था प्रिज्म, इसके ऊपर गिरे। अब क्या किया, इसने 7 अलग अलग कलर को डेविएट करा के एक सिंगल कलर की लाइट, दैट इज व्हाइट लाइट, यहां से निकाली और सामने स्क्रीन पर जाकर के गिरी। इससे ये पता चला कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, लेकिन 7 कलर अगर खुद कंबाइन हो जाए तो वो व्हाइट लाइट में अपीयर हो जाते हैं, या कह सकते हो व्हाइट लाइट बनती है। तो अब ये बोल सकते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट से पता चला व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में टूटेगी, तो इस फेनोमेनन को बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और दूसरी बात, अगर हम व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग करवाएंगे किसी प्रिज्म से और दूसरा प्रिज्म उसका जस्ट अपोजिट लगा दिया जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन होता है इन 7 अलग अलग लाइट का और हमें फाइनली व्हाइट लाइट की बीम मिलती है। ठीक, याद रखना ये न्यूटन ने ही परफॉर्म किया था। आगे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, इसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था, यहां देखो, सबसे पहले इधर ये जो पहला वाला पोर्शन दिया गया है उसको देखो, यहां पर देखना, हम इसको इस तरह से मार्क कर देते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास N2 दिया गया है, आप इसको N2 समझिए और इसको N1 समझिए। कभी कभी μ1 और μ2 भी लिखे जाते हैं, लेकिन हम यहां पर N1 और N2 लिखेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। देखो यहां पर मान लेते हैं कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है, इस सोर्स से लाइट चली और जाकर के यहां 90 डिग्री पर गिरी, तो अगर 90 डिग्री पर गिरेगी तो विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएगी। तो यहां पर ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात देखो, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम गिराया, मान लेते θ1 पर गिराया हमने इसे, तो θ1 पर गिराएंगे तो हमने कहा ये है डेंसर मीडियम और ये क्या है, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो अब ये वाली जो लाइट है, जो रेड कलर वाली लाइट रे है, ये क्या कर रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो इसको जाना चाहिए था सीधे, यहां से निकलती सीधे चली जाती, लेकिन नॉर्मल यहां बना है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हुई, तो बेंडिंग हो गई। तो बताओ क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है? हाँ बड़ा है, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हुई है, बढ़िया। अब अगर मान लो हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें, लाइट यहां पर गिरी, एंगल बढ़ गया, तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आता है जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पर जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो रहा था ना, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। एक टाइम आता है कि ये बढ़ते 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 यहां इस सरफेस के अलोंग निकलती है लाइट रे, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होती है वो सरफेस के अलोंग निकलती है। जब ऐसा होता है तो उस केस में जो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, जिसको आई बोलते हैं, वो आई सी के बराबर हो जाता है। सी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसका फार्मूला आपको याद रखना, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है, तो यहां से आओ देख लो। सबसे पहले देखना, अगर मान लो हम यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएं, इस सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाएं हम, तो कैसे लगेगा स्नेल्स लॉ? देखो हम यहां से क्या करेंगे, साइन आई बाई साइन आर लिखना है,
तो साइन आई की जगह साइन सी लिख देंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सी के बराबर है। साइन आर किसके बराबर हो गया, तो यही तो आर है, तो ये आर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। इज इक्वल टू में यहां क्या लिखा जाएगा, n2 by n1, तो n2 by n1 में उल्टा लिखेंगे, यहां से यहां जा रहे हैं तो जहां जा रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से जा रहे हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम साइन सी की वैल्यू पूछें तो क्या बताओगे, कहोगे साइन 91 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई n1 upon n2, ये हमारे पास साइन सी की वैल्यू आई। लेकिन मान लो ये वाला मीडियम एयर हो जाए, तो एयर के लिए तो n1 बराबर में 1 हो जाएगा। तो अगर हम एयर की बात करें, फॉर एयर, तो उस केस में क्या होगा, साइन सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 upon n, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा। तो क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू 1/n लिखा जाता है। ठीक है, या इस तरह से याद रखना चाहे तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, साइन सी इज इक्वल टू में यहां लिख देना n किसका, रेयरर मीडियम का, और यहां n लिख देना डेंसर मीडियम का। रेयरर मीडियम की जगह अगर एयर है तो nr की वैल्यू 1 रख देना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर अप्रोक्सीमेट 1 होता है। ठीक, ये आपको याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या हुआ, अगर मान लो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू और बढ़ा दी जाए, हमने यहां से किसी और दूरी पर गिरा दिया, ये वैल्यू बढ़ गई, सी से ज्यादा हो गई, तो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। तो जैसे यहां तक तो हो ही चुका, अब इससे और तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो और बढ़ेगा, तो क्या रेयर मीडियम में लाइट जाएगी, नहीं जाएगी, तो लाइट वापस लौट आती डेंसर मीडियम में। इसी फेनोमेनन को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्टकट में इसे TIR बोलते हैं। ठीक है, तो आओ लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस, यहां पर आओ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इधर फटाफट। क्या है, पढ़ो, जो भी किया वही लिखा। When a ray of light passes from a denser medium to rarer medium, denser medium से rarer medium में अगर light pass करती है, the refracted ray bends away from the normal and the angle of refraction is greater than angle of incidence. I की वैल्यू कम होती है और R की वैल्यू बढ़ जाती है अगर ऐसा है तो। ठीक है, फिर कह रहे हैं as we increase the angle of incidence, और अगर angle of incidence की वैल्यू हम इंक्रीज करें, the angle of refraction also increases, जिससे R की वैल्यू बढ़ती है, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। कह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर द रिफ्रैक्टेड रे जस्ट पासेस थ्रू द इंटरफेस ऑफ द गिवन मीडिया, इंटरफेस पर जाती है जिसको ग्रेजिंग इमर्जेंस बोला जाता है, विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, या ये बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, दैट इज एंगल, या दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। फिर से रिपीट करते हैं, एंगल, इंसिडेंट एंगल, या फिर कह सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे जस्ट पासेस थ्रू द इंटरफेस ऑफ द गिवन मीडिया विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, दिस पर्टिकुलर एंगल इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज, और इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया जाए, इन दैट केस क्या होगा, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, द रे गेट रिफ्रैक्टेड इनटू द सेम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर कोई पूछता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है तो कुछ बताओ जिससे हम ये पता कर पाए कि हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है ऐसा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, लिखना होगा, लिख देना स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड क्यों चमकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है ना जिसके अंदर लाइट चलती है, लाइट सिग्नल्स चलते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इसी पर होती है, मिराज, मिराज इसी का फॉर्मेशन होता है, मिराज का फॉर्मेशन इसी से होता है। तो ये जितने भी होते हैं वो सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। कोई पूछता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड तो बताना ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती हैं उनके अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर अंदर ही रहती है, अंदर वाला मीडियम ज्यादा हम डेंसर बना देते हैं। ठीक है, मिराज क्या होता है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब हम चल रहे होते हैं तो सामने देखते हैं कि कहीं पानी भरा है,
तो क्या होते हैं, वहां पर जो अगल बगल पेड़ लगे होते हैं उनकी परछाई दिखती है, उनकी शैडो दिखती है जमीन के अंदर, वो हमें सिर्फ इल्यूजन होता है, उसी इल्यूजन को बोला जाता है मिराज। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो इसको लिख लेना। आगे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है उससे पहले हम यहां पर एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। अर्थ की सरफेस पर हम होते हैं तो वहां पर एयर बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर बढ़ते जाते हैं एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, और अगर एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी इसका मतलब यही है कि वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़े, ऊपर से अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़े तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसा होता है। तो क्या है, अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर, एयर की लेयर होती है जिसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। अलग अलग नाम होते हैं इसके, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट सेम एवरीवेयर। क्या कह रहे हैं कि डेंसिटी होती है एयर की वो हर जगह सेम नहीं होती, इट इज ग्रेटेस्ट नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के करीब सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं वो कम होती जाती है। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन की वैल्यू होती है वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, जैसे जैसे इंक्रीज करती वैसे वैसे इंक्रीज करता जाता है। इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है तो सुनो, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by Earth's atmosphere having layers of varying optical densities, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी की लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, उनसे रिफ्रैक्शन होता है, उनसे जो भी ऑप्टिकल फिनोमेनन ऑब्जर्व किए जाते हैं तो बोला जाता है कि यहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, याद रखना इसे। अब आगे आओ बात कर लेते हैं फटाफट। अकरेंस ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं ये होता है इसका रीजन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकल नहीं कर पाते, वो नहीं टिमटिमाते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं अभी देखेंगे। और हो गया स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, जहां पर वो होते हैं उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, और सनराइज से पहले सन हमें दिखाई देता है, सनसेट के बाद तक वो हमें सन दिखाई देता है। तो वो इनके सारे रीजन को एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर ये सारे पोजीशन है, आओ देखते हैं। सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो देखो यहां पर क्या है, ये अर्थ की सरफेस है, यहां पर अर्थ की सरफेस है, यहां से यहां तक एटमॉस्फेयर है। मान लो हम 3 लेयर्स ले लेते हैं, वैसे लेयर तो बहुत सारी होती हैं, मान लो हमने 3 अलग अलग लेयर ले लिया और यहां पर कोई एक स्टार है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टार है। उस पर्टिकुलर स्टार की अगर बात करें, यहां पर 3 अलग अलग स्टार हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं एक सिंगल स्टार है, वो सिंगल स्टार होगा तो यहां से लाइट रेज चलेंगी, इन अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्ट होंगी, अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्ट होंगी तो अलग अलग बेंडिंग भी तो होगी उनकी। और एक खास बात होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कि जितनी भी लेयर्स होती है ना उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम के साथ चेंज होता रहता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये सब बदलते रहते हैं टाइम के साथ। इसका मतलब है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो इनकी बेंडिंग कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होगी, और डिफरेंट डायरेक्शंस में बेंडिंग होगी। जब वहां से लाइट आएगी डिफरेंट डायरेक्शन से हमारी आंखों पर पड़ेगी तो एक जगह वो स्टार ना दिखाई देकर के हमें अलग अलग जगह पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा एक्सपीरियंस कर पाते हैं हम लोग कि ट्विंकल कर रहे होते हैं स्टार, या फिर तारे चमक रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा एक एक्सप्लेनेशन है कि हमें दूर क्यों दिखाई देते हैं, तो दूर इसलिए दिखाई देते हैं, इसको हम बना के एक्सप्लेन कर देते हैं ठीक से। यहां देखना, मान लीजिए कि अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस है कुछ इस तरह की, इसकी में डिफरेंट लेयर्स हैं, कुछ इस तरह की लेयर्स हैं। अब देखो यहां से लाइट रेज चल रही है, यहां से लाइट रेज चल रही है, ये रियल पोजीशन है मान लेते हैं स्टार की, यहां से लाइट रेज चलेंगी तो क्या होगा, यहां से सीधे जाना चाहेंगे लेकिन सीधे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब डेंसर मीडियम होता चला जाएगा। तो बेंडिंग क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होगा, एक कर्व पाथ फॉलो करेंगी ये लाइट रे। तो अगर कर्व पाथ फॉलो करेंगी तो अगर इनको ऑब्जर्वर की आंखों के पास ले जाएंगे और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में ऐसा लगेगा कि ये स्टार यहां से नहीं यहां पहुंच गया है। तो स्टार क्या होता है, अपनी एक्चुअल हाइट से काफी ज्यादा हाइट पर हमें दिखता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक और होता है सनसेट से पहले सन हमें मतलब देर तक हमें दिखता रहता है और सनराइज से पहले दिखता है। वो कैसे दिखता है, तो पढ़ा होगा, मान लो हमारे पास ये अर्थ है,
कलर चेंज कर लिया जाए। मान लीजिए कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये होता है हॉरिजन, ये होता है हॉरिजन, ठीक। अब मान लीजिए कि यहां पर सन है, यहां पर सन है और इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, इधर ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ऐसी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो अब ये देखो, यहां से लाइट रेज चलेंगी तो ऐसा कर पाथ फॉलो करते हुए यहां पर आएंगी, तो इनसे वो अगर पीछे बढ़ाया जाएगा तो ऐसा लगेगा सन यहां कहीं पर है, ऐसा सन एक्चुअली है यहां पर, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये कर्व पाथ को फॉलो करेंगे जैसे यहां पर कर रही, तो क्या होगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सन ऊपर की तरफ है और सन की हमें अपरेंट पोजीशन दिखाई देगी, इसीलिए सनराइज से पहले हमें सन दिखाई देता है, ठीक है। सनसेट में क्या होता है, सनसेट में ये ऐसा होता है कुछ इस तरह का। मान लीजिए सन यहां कहीं पर ये सनसेट हो चुका है, ये है सनसेट हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहां से अगर लाइट रेज चलेंगी तो फिर से ऐसे चलेंगी, यहां पर पहुंचेंगी तो इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो सन की ये पोजीशन दिखाएंगी। तो सनसेट हो जाने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है और सनराइज से पहले हमें सन दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये इनके रीजंस होते हैं, यहां पर फिगर लगे, इनको देख भी सकते हैं। हटा देते हैं इनको, अब आगे आओ बात करते हैं। आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होती है, तो यहां पर हम पहले इसे बना देते हैं। ये है हमारे पास डेफिनेशन इसकी लिखी गई है कि क्या होता है ये, और ये है उसका फिगर, ठीक। रिफ्रैक्शन जैसे होता है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा था। एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल भी तो होते हैं, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं। तो अगर सन से लाइट आती है तो डस्ट पार्टिकल से वो लाइट टकराती है और टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसी को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मतलब बोलने के लिए तो बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है वो देखो। सबसे पहले यहां पर ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां कहीं पर सन है हमारे पास, यहां कहीं पर सन है ऐसा, ये हमारे पास सन है, ठीक। सन से लाइट निकली, सन से मान लो व्हाइट लाइट निकली, इधर की तरफ बढ़ी ऐसे, और यहां कहीं पर कोई पार्टिकल है कोई, और इस पार्टिकल पर जाकर के गिरी। तो पहले क्या होता है, दरअसल ये यहां से जो लाइट आकर के गिरती है डस्ट पार्टिकल के ऊपर, वो कंप्लीटली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब इंसिडेंट लाइट, ठीक है, देन स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन में उसे स्कैटर कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले लाइट आकर गिरी उन डस्ट पार्टिकल पर, वो डस्ट पार्टिकल ने उसे पहले एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया। इसी को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या होती है डेफिनेशन देखो, द फिनोमेनन इन विच a part of light incident on a particle is redirected in different directions, बाद में different directions में दोबारा भेज दी जाती है, that is known as scattering of light. When light falls on a small particles, जब light small particle पर गिरती है, a part of it gets scattered in different direction, उसका कुछ part क्या होता है different direction में scatter हो जाता है. The intensity of sunlight with tiny particle suspended in air, ये कह रहे हैं कि जो ये स्कैटरिंग होती है वो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर सस्पेंडेड, उनसे होती है, गिव्स राइज टू द स्पेक्टेकुलर फेनोमेनन इन नेचर। ये फेनोमेना किसकी वजह से होता है, तो एयर के अंदर मॉलिक्यूल सस्पेंडेड होते जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते, ब्लू कलर ऑफ स्काई, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, रेडनिंग ऑफ सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज के समय सूरज का लाल दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, और आसमान जो होता है या स्काई जो होता है उसका ब्लू अपीयर होना। वो किसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और समझा देते हैं इनको फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट में मान लो हम लोगों ने कहा ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है। यहां पर याद रखो जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है, स्कैटरिंग उतनी कम होती है। यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कलर विच हैव हाई वेवलेंथ या लार्जर वेवलेंथ
स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मिनिमम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगी वो मिनिमम होगी, और जिसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, इन दैट केस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो हमने अभी पढ़ा कि व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर के बनी होती है, वो होते हैं विबग्योर, ये विबग्योर होते हैं, ठीक है। विबग्योर में ये जो कलर होते हैं 3, ये सिंगल कलर जिनको 3 हम अगर एक सेट बना लें, ये जो 3 कलर होती हैं इनके लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है, वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा यही स्कैटर होंगे, स्कैटरिंग जो होगी इनकी फैलेंगे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा भी अभी 3 कलर फैलेंगे तो हमारी जो आई होती है वो ज्यादातर ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होती है, और ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होती है। इसका मतलब है कि तीनों रंग आपस में बिखर कर मिक्स हो जाते हैं, जिससे ब्लूइश स्काई दिखाई देता है हमें, ठीक है। पूरी तरह से ब्लू नहीं होता, ब्लूइश दिखाई देता है हमें, ठीक है। ये हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिनकी वेवलेंथ कम होती है तो वायलेट कलर की वेवलेंथ, इंडिगो, ब्लू, इन सब की वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और इसकी वजह से हमें जो स्काई होता है वो ब्लू अपीयर होता है। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स क्या होते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट चीज है। क्लाउड के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है या उनका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो इनमें जो साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने की वजह से क्या करते हैं, वो हर एक कलर को इक्वली स्कैटर करते हैं। साइज जो है, जो भी पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम इस पार्टिकल के साइज की बात कर रहे हैं। साइज अगर लार्ज है तो जितने भी ऑल कलर जो भी हैं, सभी कलर्स इक्वली स्कैटर होते हैं, इक्वली स्कैटर होते हैं। और अगर इक्वली स्कैटर होंगे तो ये बताओ, व्हाइट लाइट गिरी, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, 7 कलर में 7 कलर बराबर स्कैटर हुए, तो 7 कलर अगर बराबर स्कैटर होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेशन से जो लाइट बनती है वो तो व्हाइट लाइट होती है ना। तो 7 अलग अलग कलर अगर बराबर स्कैटर होंगे, इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि 7 कलर मिलकर के तो सफेद बनता है, व्हाइट लाइट बनती है। इसका मतलब बादल जो होते हैं व्हाइट लाइट, मतलब व्हाइट दिखाई देते हैं, क्लाउड व्हाइट होता है, ठीक। अगला है रेडनिंग ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज। कह रहे हैं कि सनसेट और सनराइज के समय ये क्या हो, सूरज जो होता है वो लाल दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है, लाल सा दिखाई देता है। वो क्यों होता है, तो उसको अभी हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया है वो बिल्कुल सेम वैसे ही। ये हमारे पास अर्थ हो गई, अर्थ पर होती हैं डिफरेंट लेयर्स, ये हो गई एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसी हो गई। अब देखना ध्यान से, जब सनराइज होता है तो सन हमसे सबसे दूर होता है, सनराइज जो होता है वो सन हमसे सबसे दूर होता है। और अगर सन हमसे सबसे दूर होगा तो कौन सा कलर हमारे आंखों तक पहुंचेगा, ये बताओ। तो खुद सोचो, सबसे ज्यादा कौन स्कैटर करता है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है ब्लू, करता है ना। मतलब क्या है, जो विबग्योर में वायलेट कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। तो इधर वाले कलर अगर सबसे ज्यादा स्कैटर कर जाएंगे तो वो तो रास्ते में ही फैल जाएंगे, लेकिन हम तक जो पहुंचेगा वो कौन सा होगा, जो कम स्कैटर करेगा। तो जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, क्योंकि सनराइज के समय और सनसेट के समय सन हमसे सबसे दूर होता है। सन यहां कहीं पर होता है, यहां पर ये हॉरिजन होता है ना, तो सन यहां कहीं पर होता है, और सनसेट के समय यहां होता है। तो सनराइज के समय यहां, सनसेट के समय यहां होता है। तो देखो यहां से यहां तक इसे इतनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, जो ज्यादा होती है। यहां पर जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है ये भी ज्यादा होती, लेकिन दोपहर के समय यहां पर सन होता है ना, यहां पर सन होता है, तो इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, इसलिए दोपहर के समय वो पूरा रेड नहीं दिखाई देता, उसमें अप्रोक्सीमेट सब कलर आते हैं, जिससे वो हल्का सा व्हाइट कलर अपीयर कर लेता है, अपीयर होता है वहां पर। तो सनसेट और सनराइज के समय सन हमसे सबसे दूर होता है, और सबसे दूर जो होगा कलर, ये सबसे दूर जो डिस्टेंस होगी उसको कवर करने के लिए वही कलर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वेवलेंथ कम है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होगी। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती, स्कैटरिंग सबसे कम होती, इसलिए वो ज्यादा दूरी तक जा सकता है। इसलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड बनाए जाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस बता सकते हो, ये बता सकते हो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहां पर लाइट से रिलेटेड जितनी भी थियरी थी वो सारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई एंड विजन में डिफेक्ट्स इन विजन, साथ में प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं
उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगली क्लास में जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिस करके आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो निकल कर आएंगे थ्योरी के रिलेटेड वो हम लोग न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश